जी, आज हम 3.2 से पहले जो थ्योरी है और एग्जांपल जो है उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलते हैं इसकी तरफ। बिज़नेस अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सबसे पहले हमारे पास कल हमने डेफिनेशन की थी सेट क्या होता है। आज हमारे पास है ऑपरेशन ऑन सेट के। सेट के ऊपर हम किस तरह के ऑपरेशन हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे नंबर्स के ऊपर हम ऑपरेशन लगाते हैं, उनको ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह सेट्स के ऊपर भी हम ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो उसके ऊपर ऑपरेशन आप डिफाइन कर सकते हैं उसे यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। हम कैपिटल यू लिखते हैं, इसे यूनियन से डिनोट करते हैं। अब इसमें होता क्या है, इज़ द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब आप यूनियन ले लेंगे उसको यू से हम डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, ए के और बी के। यहाँ पे ओ आर और है, ठीक है, तो ये इसका सिंबल होता है यूनियन का। तो इसको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। इसमें क्या होंगे, ए के भी एलिमेंट आएंगे और बी के एलिमेंट आएंगे, या दोनों के आ सकते हैं, इसका मतलब ये है। लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों के एलिमेंट लेंगे लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो ए यूनियन बी कैसे होगा, एक्स के अंदर वो एलिमेंट होंगे जो ए से बिलोंग करते होंगे और बी से, ए से भी बिलोंग करते होंगे और बी से भी बिलोंग करते होंगे। जैसे 1 2 3 दिया हुआ ए के एलिमेंट, बी दिया हुआ है 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी कैसे बिलोंग करेंगे, पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 दोनों में है तो 2, ए लिखना एक ही बार है चाहे वो दोनों में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया, फिर 3 आ जाएगा। अब 4 5 इसमें नहीं है लेकिन बी में तो है, तो वो 4 5 लिख लेंगे। तो ए और बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हों और बी में भी हो, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये हम दो सेट्स का यूनियन कैसे लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन के लिए हम उल्टा यू इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। और इसको ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं, उल्टा यू जिस तरह हम लिखते हैं उस तरह इसको डिनोट करते हैं। इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। जो लास्ट डेफिनेशन हमने की है वो यूनियन की थी और यहाँ पे ओ आर और लिखा हुआ था। लेकिन जब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन करते हैं सेम उसी पैटर्न पे चलेंगे, लेकिन और की जगह पे क्या आ जाएगा, ए एंड डी एंड आ जाएगा। और यहाँ पे यू था तो ये उल्टा यू हो जाएगा, इसे इंटरसेक्शन कहेंगे तो इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और इसको किस तरह मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स जबकि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, इसका मतलब होता था बिलोंग करता है या एलिमेंट है, एक्स ए का भी एलिमेंट है। और ये ऊपर एरो जा रहा है, इसको एंड पढ़ते हैं, ठीक है। और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। एक्स ए से भी बिलोंग करना चाहिए और बी में बिलोंग करना चाहिए, मतलब ये कि वो दोनों सेट्स में हो। इसके बरक्स हमने यूनियन की थी तो ये वाला जो तीर ऊपर जा रहा है एरो, ये नीचे की तरफ था उस वक्त, ठीक है। तो ये साथ में लिखा हुआ है द सिंबल, ये जो नीचे वी की फॉर्म में बना हुआ है इसे हम बोलते हैं और अगर इस वी को उल्टा कर दें तो इसको बोलते हैं एंड। ये आपने याद रखना है। तो यूनियन के लिए हम सिंपल वी यू मतलब वी लिख लेते, उसको यू लिखेंगे तो यूनियन से। लेकिन उसका हम जब मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे सिंबल वी, ठीक है। और जब इंटरसेक्शन के लिए लिखेंगे उसका सिंबल तो उल्टा यू होता है, लेकिन यहाँ पे हम उल्टा वी इसको फॉर्म में हम लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ओ आर और का मतलब ये है और एंड का मतलब ये है। यूनियन में हम ये वाला सिंबल ऊपर वाला इस्तेमाल करते हैं और इंटरसेक्शन में ये नीचे वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसका कैप ऊपर की तरफ एरो जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल की हुई है उसमें उन्होंने किया हुआ है कि ए और बी में जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो वो एलिमेंट लेना है जो दोनों में आ रहा है। जैसे यहाँ पे ये ए है ये बी है, 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो दोनों में आ रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 3,4 हमारे पास सेट इसका इंटरसेक्शन बनेगा। डिसजॉइंट क्या होता है, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स इज़ द एम्प्टी सेट, द सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, तो अगर हम दो सेट्स लें और उनका इंटरसेक्शन लें और वो खाली सेट आ जाए, ठीक है, मतलब ना ए में कोई एलिमेंट ऐसा हो जो बी में हो, ना बी में कोई ऐसा एलिमेंट हो जो ए में पड़ा हो, मतलब दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम S1 को सेट ऑफ और नंबर ले लेते हैं जिसे हम 1 2 3 5 अप टू सोन ले सकते हैं, और S2 के अंदर हम वो एलिमेंट ले लेते हैं जो इवन है, जो 2 पे डिवाइड होते हैं, जैसे 0 2 4 6 8 इस तरह ले लेते हैं। तो इसमें वो एलिमेंट है जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, इसमें वो एलिमेंट है जो 2 पे डिवाइड होते हैं। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो कॉमन चीज़ इनमें कोई आएगी नहीं, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी। ये तो वो वाले हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते और ये वाले 2 पे डिवाइड होते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, खाली सेट आएगा।
और S1 और S2 दोनों क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में क्या है कि अगर एक सेट ए है दूसरा बी है, ए के कुछ एलिमेंट बी में पड़े हों या बी के कुछ एलिमेंट ए में पड़े हों, तो एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं, मतलब उनमें कोई चीज़ कॉमन भी आ सकती है। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ नॉन एम्प्टी, मतलब जो डिसजॉइंट सेट था उसमें दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। लेकिन ओवरलैपिंग में एम्प्टी नहीं होता, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी ए की जो बी में पड़ी है या बी की कोई चीज़ ए में पड़ी है। बट नाइदर बी सबसेट ऑफ अदर, द सेट इज़ कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट सच दैट एल हमारे पास दिया हुआ है 2 3 5 6 और इसी तरह एम हमारे पास दिया हुआ है 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर 5 भी है और 6 भी है, तो ये एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं इनके एलिमेंट। तो ये मतलब क्या है, ओवरलैपिंग सेट है कि एक दूसरे के एलिमेंट इनके अंदर आ रहे हैं और ये इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो नॉन एम्प्टी आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बात की है। उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट है, इसमें क्या होता है, अगर सेट ए है, द डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय दिस। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दो सेट्स के डिफरेंट को कैसे डिनोट करते हैं, यूनियन को कैसे डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ये दो सेट्स का हमारे पास डिफरेंस दिया हुआ है। इसमें होता क्या है, कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। तो इसमें हम वो एलिमेंट लेते हैं जो ए में हों लेकिन बी में ना हो, ठीक है। तो इसको सिम्बोलिकली कैसे लिखेंगे, या सेट बिल्डर फॉर्म में ए माइनस बी को कैसे लिखेंगे, एक्स के वो एलिमेंट जो ए में हो एंड बी में ना हो, ठीक है, ये लिखा हुआ है बी में ना हो। और अगर बी माइनस ए कर रहे हैं तो अब कौन सा एलिमेंट लेंगे, जो बी में हो और ए में ना हो, क्योंकि ये ए माइनस बी था, ये बी माइनस ए, तो अब वो एलिमेंट लेंगे जो बी में तो हैं एंड और ए में ना हो। जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल दी है, ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 और बी की वैल्यू दी है 4 5 6 7 8 9 10। तो ए माइनस बी लेंगे तो क्या आएंगे, वो एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो जैसे ए में 1 है बी में है नहीं तो लिख लेंगे, 2 ए में है बी में है नहीं है तो वो लिख लेंगे। वो एलिमेंट लेने जो ए में हो और बी में ना हो। जैसे 4 बी ए में भी है और बी में है तो ये हम नहीं लिखेंगे, 5 ए में भी है बी में भी है, ये हम नहीं लिखेंगे। बाकी बी के एलिमेंट्स हमें कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ ए के एलिमेंट को देखेंगे, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो वो हम लिख लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह बी माइनस ए करेंगे तो अब बी को हमें देखना पड़ेगा। तो बी में 4 है इधर भी है नहीं लिखेंगे, बी में 5 है ए में भी 5 है वो हम नहीं लिखेंगे, 6 7 8 9 10 ये ए में नहीं है तो ये एलिमेंट बी माइनस ए में आ जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात हमने माइंड में रखनी है कि कभी भी ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं आ सकता। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें ए और बी दोनों इक्वल सेट हों तो उसमें ये होल्ड कर सकता है। लेकिन इन जनरल अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल हो सकता है तो वो इक्वल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज नोटेड बाय ए बार, ठीक है। इसको हम ए बार भी पढ़ सकते हैं और ए के ऊपर सी ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए के ऊपर बार लगा लें या छोटा सा सी लगा लें तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच डज नॉट बिलोंग टू द ए। तो इसमें जब भी हम किसी सेट को कॉम्प्लीमेंट ले रहे होते हैं तो उसके लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जितने भी सेट दिए हुए हैं उनमें से यू जो होगा वो सबसे बड़ा सेट होगा, उसमें तमाम सेट्स के एलिमेंट्स पड़े होंगे। तो अगर हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो हम यू में से उस सेट को माइनस करेंगे। जैसे हम ये इसको लिखेंगे कैसे, ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, वो एलिमेंट आएंगे जो यू में हो लेकिन ए में ना हो। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यू माइनस ए, ठीक है। अभी हम ऊपर करके भी आ रहे हैं डेफिनेशन ए माइनस बी। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स की एप्लीकेशन है। इसमें ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं यू माइनस ए, ठीक है। तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो यू में तो हो लेकिन ए में ना हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि यू हम यूनिवर्सल जो सेट है उसको सेट ऑफ इंटीजर ले रहे हैं जिसके अंदर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो नंबर होते हैं। और ई का कॉम्प्लीमेंट फिर क्या आएगा, ठीक है। अगर ई इवन नंबर है तो उसके अंदर 0 2 4 6 8 इस तरह के नंबर आएंगे, ठीक है, माइनस वाले भी आ सकते हैं। तो ई का अगर हम इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो नंबर आएंगे जो यू में से हम इनको माइनस करेंगे। तो यू में तो सारे हैं 0 भी प्लस माइनस 1, उसमें से जब आप इवन नंबर को माइनस कर देंगे तो बाकी ऑड नंबर आ जाएंगे। तो ई का कॉम्प्लीमेंट जो इवन नंबर होते हैं उनका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ऑड नंबर। और इसी तरह ऑड नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है, अगर यू हमारे पास जी है तो। नेक्स्ट चलते हैं इसी तरह ये एग्जांपल दिए इसको देख लेते हैं। सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यू के अंदर वो एलिमेंट ले रहे हैं जो ए बी सी के अल्फ़ाबेट है, तो सी सेट ले रहे हैं जो कांस्टेंट है और डब्ल्यू ले रहे हैं जो वावल्स है। तो अगर आप
कॉन्सोनेंट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो इसका मतलब आप यू में से जो कॉन्सोनेंट है उनको माइनस कर रहे हैं, तो बाकी क्या हमारे पास रह जाएंगे, वोवल रह जाएंगे। और इसी तरह अगर आप वोवल का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं मतलब आप पूरे अल्फ़ाबेट्स में से वावल को निकाल देंगे तो बाकी क्या रह जाएंगे, कॉन्सोनेंट रह जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर अल्फ़ाबेट्स यूनिवर्सल सेट है और कॉन्सोनेंट का आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो वावल नंबर वावल अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। और अगर आप वोवल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएंगे, कॉन्सोनेंट नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3.2.1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेन डायग्राम। तो इसमें हमारे पास वेन डायग्राम की इंपॉर्टेंस दी हुई है कि वेन डायग्राम क्या होता है और इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम जॉन वेन था। 1834 से लेकर 1883 तक इसकी जो एज है, और इसने हमें बताया था कि किसी भी सेट्स को हम डायग्राम में कैसे डिनोट कर सकते हैं या डायग्राम के ज़रिए हम कैसे सेट्स को समझ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास ए यूनियन बी दिया हुआ है, तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसको हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, उसके अंदर सेट ए बना लेते हैं, फिर एक सेट बी बना लेते हैं। और ए यूनियन बी कैसे लेंगे, ए भी हमारे पास कलर कर लेंगे और बी को भी कलर कर लेंगे। ठीक है, और इनमें एक मज़े की बात ये है कि ये उसकी डायग्राम बनी है कि जब उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ए यूनियन बी जो है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ए यूनियन बी है, वो खाली सेट है। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर हम ए यूनियन बी ही ले रहे हो और वो खाली सेट ना हो तो फिर उसका और तरीके से वो होगा। ठीक है, जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो खाली सेट नहीं है अगर हम, और हम इनका क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं, ए यूनियन बी ले रहे हैं। अगर उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो फिर उसकी शक्ल ये बनेगी। ठीक है, ए को लहदा को कर देंगे कलर और बी को लहदा। लेकिन अगर आप ए यूनियन बी ही ले रहे हैं और उनके अंदर कोई ना कोई चीज़ कॉमन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉमन नहीं थी लेकिन यहाँ पे, इसका मतलब है कि कोई चीज़ खाली सेट का ना होने का मतलब है कि इसमें कोई चीज़ कॉमन है, तो फिर उसकी ओवरलैपिंग ऐसे करेंगे हम। ठीक है, उसको शेडिंग ऐसे करेंगे हम वेन डायग्राम के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास तब है ए यूनियन बी जब उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं, मतलब ये दोनों डिसजॉइंट है। ठीक है, तो अगर ए यूनियन बी बात करें सिंपल, जब वो डिसजॉइंट थी तो इस तरह से बनेगा, और ए यूनियन बी अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो फिर इस तरह से उसकी शक्ल बनेगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दिया हुआ है कि अगर ए सेट बी के अंदर कंटेन कर जाता है कि ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर पड़े हुए हैं, तो इनका यूनियन किस तरह से आएगा, वो पूरा सेट बी बन जाएगा। क्योंकि ए में वही एलिमेंट पड़े हैं जो बी में पड़े, तो हम बी पूरे को ओवरलैप करेंगे तो ए उसके अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हम अगर इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकालें इस सेट के लिए कि जब ए जो है बी के अंदर पड़ा हुआ है, ए बी के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसके एलिमेंट्स की तादाद क्या आएगी, जो बी के एलिमेंट की तादाद है उनके यूनियन के एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर आएगी। ठीक है, ये ऊपर उन्होंने बताया भी है कि ए बी के अंदर कंटेन कहा गया, मतलब जो है ए जो है ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये पूरी लाइन जो थी ए यूनियन बी की है। इसी तरह अगर बी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो फिर हम उसको इस तरह से ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ए बड़ा हो जाएगा और बी छोटा हो जाएगा, क्योंकि बी अब ए के अंदर पड़ा हुआ है। अब क्या है, बी ए के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था कि ए बी के अंदर था, जिस तरह मुंह ओपन होता है वो चीज़ बड़ी होती है। ठीक है, तो अब बी ए के अंदर पड़ा तो उसको इस तरह से यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी लेंगे। और अगर आप इसके अब एलिमेंट का काउंट निकालें, ये एन बता रहा है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी के ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, वो किसके इक्वल हैं, जितने एलिमेंट ए के अंदर पड़े हैं। क्योंकि जो बी के तमाम एलिमेंट हैं वो ए के अंदर भी पड़े हुए हैं, तो हम ए के एलिमेंट को काउंट करेंगे, इन दोनों के यूनियन जो है एलिमेंट्स का वो किसके इक्वल आएगा, ए के एलिमेंट्स के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास जो पहली पिक्चर दी हुई है ये हमारे पास यूनियन के रिलेटेड दी हुई है। इसी तरह यहाँ पे ये हमारे पास इंटरसेक्शन के रिलेटेड दी हुई है। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना थोड़ा सा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं हम तो, और इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो उसका यूनियन उसका जो वेन डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, और अगर हम ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं कि कॉमन ले रहे हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं, यहाँ पे ये था जब उनके दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, मतलब अगर हम उनका ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं तो वो खाली सेट आ रहा है तो उसको इस तरह से बनाएंगे। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट नहीं आ रहा, मतलब उनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो फिर उसका जो है ए इंटरसेक्शन बी इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये दिया हुआ है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं, ठीक है, तो वो ए के इक्वल आएगा। ठीक है, जब ए बी के अंदर जा रहा है, जब ए जो है बी के अंदर जा रहा है तो मतलब हमने वो एलिमेंट लेने जो ए और बी दोनों में होंगे। तो ए के एलिमेंट अगर बी में है, ठीक है, तो सिर्फ ए ही आएगा, बी नहीं आएगा, क्योंकि बी ए के तमाम एलिमेंट बी में हैं लेकिन बी के तमाम एलिमेंट ए में नहीं है, तो उसकी फिगर इस तरह से बनेगी हमारे पास। इसी तरह अगर बी के तमाम बी छोटा हो जाए सेट, यहाँ पे क्या है, बी छोटा है, यहाँ पे ए छोटा था,
ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास वही सेट हमेशा आता है जो छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास पहले ए यूनियन बी दिया हुआ है, फिर ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। उसी तरह ए माइनस बी कैसे आएगा कि वो एलिमेंट आएंगे जो ए में हो और बी में ना हो, तो हम ए को शेड कर लेंगे। इसी तरह बी माइनस ए में क्या आएंगे कि वो एलिमेंट जो बी में है और ए में ना हो। तो इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ थ्री सेट्स की। अगर तीन सेट हैं तो उनका यूनियन कैसे लेंगे, एक मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी लिखा है, तो सबसे पहले हम बी और सी का यूनियन लेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसका ए के साथ यूनियन ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये जैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है ए यूनियन सी, फिर कॉम्प्लीमेंट हमने इंटरसेक्शन हमने लेना है बी यूनियन सी का लेना है। तो जो ब्रैकेट के अंदर दिया होगा सवाल उसको हमने सबसे पहले हल करना होता है। तो पहले आप ए यूनियन सी लेंगे, फिर आप बी यूनियन सी लेंगे, फिर ए यूनियन सी को इधर रखेंगे, बी यूनियन सी को इधर रखेंगे, दरम्यान में कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो इसका आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ है। अगर आप ए यूनियन बी लें और बी यूनियन ए लें और ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए तो इसे बोलते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और अगर हम इनके दरम्यान इंटरसेक्शन लगा दें, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए आपस में इक्वल हैं, तो फिर हम इसे बोलते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि अब इनके दरम्यान इंटरसेक्शन आ गया। इसी तरह ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यूनियन के हिसाब से, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास इंटरसेक्शन के हिसाब से, और ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमारे पास दिया होता है। इनको आपने समझ लेना है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है मज़ीद, ये डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से आता है कि अगर ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट हो तो फिर क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट लहदा और दरमियान में इंटरसेक्शन लगा लें तो ये दोनों आपस में इक्वल आंसर देंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, बाकी सेम चीज़ रहेगी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है उसका आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जो यहाँ पे यू है ये इधर इंटरसेक्शन हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट दोनों के ऊपर आ जाएगा। और अगर इधर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो वो ए और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और ये हमारा पास जो यूनियन है वो सॉरी इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल की वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। तो ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 2 3 4 5 और सी दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले ए यूनियन बी लिया हुआ है, ठीक है। तो ए यूनियन बी लेंगे तो वो एलिमेंट लेंगे जो ए में भी हो और बी में हो, दोनों में हो, ठीक है। तो वो हमारे पास ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की आ गई, अब 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, इसमें से 4 और 5 आ जाएगा, तो ये ए यूनियन बी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह बी यूनियन ए लिया हुआ है, तो इसमें पहले बी की वैल्यू रखी है, फिर यूनियन लगाया, फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। तो ये हमारे पास 1 2 3 और आगे 4 5 ये हमारे पास आ जाएगा, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना आपने। तो यहाँ पे ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल आ गई, ये हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी उसने पहले प्रूव करवाई है। उसके बाद इसी तरह उन्होंने कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन प्रूव करवाई है। अब यहाँ पे कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन दी है। तो इंटरसेक्शन में क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ए की वैल्यू इंटरसेक्शन लिखा, बी की वैल्यू, तो इंटरसेक्शन में वो लेते हैं जो दोनों में आ रहा हो, जैसे 2 3 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए के लिए क्या करेंगे, पहले आप बी की वैल्यू लिखेंगे, जो सेट पहले आ गया उसको हमने वैल्यू भी पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये बी आ गया, ये इंटरसेक्शन आ गया, ये ए आ गया, तो 2 3 इधर भी है और इधर भी है तो ये आ जाएगा। 4 5 इधर है नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी और कॉमोटेटिव प्रूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा 3 और 4 आप खुद प्रूव करें। ये हमारे पास दिया हुआ है इसको लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है। तो हम पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं, आगे यूनियन लगा देते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। और आगे बी लिखा, बी की वैल्यू आ गई, इंटरसेक्शन लगाया और सी की वैल्यू आ गई। तो पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है। इंटरसेक्शन है तो वो लेंगे जो दोनों में आ रहा है, जैसे 3 4 इधर भी है और 5 भी है, तो 3 4 5 हमारे पास, इनको हल करने के बाद आ जाएगा। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है जो दोनों में आ रहा हो, ठीक है। मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सामने उठाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 इधर है, इधर नहीं था तो इसको 4 5 लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, पहले ए यूनियन बी लें फिर ए यूनियन सी लें। तो ये ए यूनियन बी लिखा, फिर इंटरसेक्शन लगाया, ए यूनियन सी लिखा, ये आ गया। तो यूनियन में हम दोनों के एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 और 4 5 इधर है तो वो आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे, 1 2 3 ये आ गया और 4 5 6 7 8 ये एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है जो दोनों में होगा, 1 1
2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। 6 7 8 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे है लेकिन इधर नहीं है। तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में होंगे। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है उसको प्रूव करवाया, ठीक है। उसके बाद आगे उन्होंने कहा इसको आप खुद कर लें, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल लॉ और द लेट यूनिवर्सल सेट यू हमारे पास ये दिया हुआ है। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर रहे हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता था कि अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ में हम ये प्रूव करते हैं कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल आता है, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लहदा और ये यूनियन जो है इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये लेफ्ट हैंड साइड उठाई है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है यू में से इस सेट को माइनस कर दें तो यू माइनस ये सेट एज इट इज़ आ जाएगा। अब उसने क्या किया, ये आंसर निकाल के दे दिया। तो इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमें तो पहले ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन ये ए यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा, ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई। वैल्यूज़ वही यूज़ हो रही हैं जो ऊपर हम लेके जा रहे हैं। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 इधर है, इधर नहीं है तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि यूनियन में दोनों के एलिमेंट को मिला के लेके चलते हैं। तो अब अपने जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, यू में से ये सेट को माइनस कर देंगे। अब यू की ये वैल्यू दी हुई है तो ये वैल्यू यू की लिखेंगे और उसमें से ये माइनस कर देंगे। तो इसमें क्या लेने हैं, वो एलिमेंट लेने हैं जो यू में हो और इधर ना हो। जैसे 1 इधर है नहीं लेंगे, 2 इधर भी है नहीं लेंगे, 3 भी नहीं लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे, 5 भी नहीं लेंगे, 6 7 8 9 10 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 6 7 8 9 10। अब हमने राइट हैंड साइड को लेना है। उसमें पहले ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और फिर उनका क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए इसको क्या का फार्मूला होता है, कॉम्प्लीमेंट लेने का यू में से ये सेट माइनस कर दें तो ये हमारे पास आएगा, ये बन जाएगा। बी में से बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, यू माइनस बी। तो यू में से बी के एलिमेंट को माइनस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, इंटरसेक्शन आ जाएगा ये बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में दोनों के अंदर जो आ रहे हैं वो नंबर लेते हैं जो कॉमन होंगे दोनों में। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 7 8 9 और 10। तो ये देखें ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा। इसी तरह आप जो है दूसरा डी मॉर्गन का लॉ वो प्रूव कर सकते हैं जिसमें हमारे पास दिया होता है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो इसी तरह इनको आपने देख लेना, वेन डायग्राम के ज़रिए भी हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ को डिस्कस किया गया और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया जो हम पीछे करके आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। कंसीडर द एडजस्टेंट वेन डायग्राम इलस्ट्रेटिंग टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। तो हमारे पास ये एक यूनियन दिया हुआ है, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये हमारे पास हमने इस फिगर को समझते हुए हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू सेट ए एंड बी। तो सबसे पहले हमने वो एलिमेंट बताने हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। ये ए है, ये बी है और ये पूरा हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये वाले जो आ रहे हैं ना दरमियान में, ये दोनों में कॉमन है। जैसे 8 6 5। तो हमारे पास पहला आंसर क्या आ जाएगा, तो पहला क्या आ जाएगा, सॉरी, द एलिमेंट सेट ए एंड बी आर इंटरसेक्शन सेट। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 6 8। ये हमारे पास आ जाएगा 5 6 8 जो दोनों में। दूसरा आंसर है हमारे पास, यहाँ पे उसने बताया भी हुआ है, पहले सेट यू बनाया तो यू में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो सब में पड़ा हो। तो वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरह 9 10 और यहाँ पे 11 और उसके बाद हमारे पास 12 13, ठीक है। इसी तरह ये 14 और 15। तो ये हमारे पास सारे एलिमेंट यू के अंदर पड़े हुए हैं, ये सेट ए के अंदर पड़े हुए हैं, ये वाले ऐसे, ये सेट ए के अंदर वाले एलिमेंट और ये सेट बी के वाले एलिमेंट, ये वाले वो हैं जो दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बताना द एलिमेंट्स दैट आर ओनली इन सेट बी नॉट इन सेट ए इट इज़ द सेट ऑफ डिफरेंस। तो बेसिकली वो वाले हमने एलिमेंट निकालने हैं जो बी के हों लेकिन ए में ना हो, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, 7 9 12 और 10 हमारे पास आएंगे, 7 9 10 12। ये वाले वो एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में, ये वाले जो है ये वाले ए के, हमने सिर्फ बी के बताने। तो बी माइनस ए निकालना है कि बी वाले हों और ए वाले ना हो। तो वो आएगा 7 9 10 11, 7 9 10 और 12। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है।
7, 9, 10 और 12 हमारे पास बन जाएगा। और ये नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सी में हमने क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो अब हमने यूनियन ऑफ टू सेट्स लेना है कि वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में भी हों और बी में भी हो और इनके कॉमन भी आ रहे हैं, वो भी सारे मतलब लेने हैं, ए वाले भी मिला लेने और बी वाले। वो क्या बनेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 7 8 9 और 10 और 12 ये हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, तो जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं, ठीक है, वो ये हमारे पास बन जाएंगे। उसके बाद है, इसको दोबारा देख लें अगर आपको नहीं पता, तो ए यूनियन बी में वो आएंगे जो दोनों में आ रहे हैं, ये ए वाले हैं ये बी वाले हैं, तो इनको मिला के लिख लेना। कंसीडर द एडजस्टेंट वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट्स enrolled in the different course of an IT इंस्टीट्यूशन। एक IT इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने इनरोलमेंट करवाई है, अपना एडमिशन करवाया है, तो उनकी ये डिटेल दी हुई है, ए दिया हुआ है, तो इनको देख पढ़ लेते हैं। यू में हमारे पास है स्टूडेंट्स इनरोल इन IT इंस्टीट्यूशन, तो टोटल स्टूडेंट्स जो इनरोलमेंट हुई है इसमें उनको हमने यूनिवर्सल सेट का नाम दिया है यू से। ए में वो स्टूडेंट्स हैं इनरोल्ड इन अप्लाइड रोबोटिक्स, मतलब जो अप्लाइड रोबोटिक्स में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो ए वाले हैं। और स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन गेम डेवलपमेंट, जिन्होंने गेम डेवलपमेंट में हिस्सा लिया वो जी वाले हैं, ये ए वाले हैं। ठीक है, ये जो ए है ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे पास अप्लाइड रोबोटिक्स में लिया है जी में, ये वाला जो आ रहा है जी में वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गेम डेवलपमेंट में हिस्सा लिया है, और डब्ल्यू में वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वेब डिज़ाइन में लिया है, तो इसको हमने डब्ल्यू से डिनोट कर दिया। ए से अप्लाइड वाले, जी से गेम वाले, और ये वाले हमारे पास क्या है वेब डिज़ाइनिंग वाले। उसके बाद है हाउ मैनी स्टूडेंट्स इनरोल इन अप्लाइड रोबोटिक कोर्स, तो आपने ये बताना है कि वो स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने अप्लाइड कोर्सेज़ में हिस्सा लिया। अब यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है, ये वाले पूरे स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने अप्लाइड में हिस्सा लिया है, अप्लाइड रोबोटिक्स में, ये वाले वो हैं जिन्होंने गेम्स में लिया है। लेकिन अगर हम ए और जी की बात करें तो इनमें से कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाइड में भी लिया है और गेम में भी लिया है, वो कौन से स्टूडेंट्स बनेंगे हमारे पास, तो वो हमारे पास बनेंगे ये वाले 205 स्टूडेंट्स हैं, वैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन और है। अब अगर आप इस सर्कल की बात करें डब्ल्यू की और ए की, तो इसमें 240 वो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिन्होंने अप्लाइड में भी हिस्सा लिया है और वेब डेवलपमेंट में भी हिस्सा लिया। लेकिन हमारा सवाल है हाउ मैनी स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन अप्लाइड रोबोटिक कोर्स, वो स्टूडेंट्स बताने जिन्होंने अप्लाइड कोर्स में हिस्सा लिया है। जैसे 370 ये पूरी लाइन आएगी, ये वाली, ये 370 जमा 205 जमा 125 जमा 240, तो ये हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 370 फिर 205 फिर 125 और 240 वो स्टूडेंट्स जिन्होंने किस में हिस्सा लिया, अप्लाइड रोबोटिक्स में लिया। डिटरमाइन द स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन गेम डेवलपमेंट, तो आप गेम वाले में हिस्सा लेना है, तो अब ये पूरा सर्कल आएगा गेम वाले का, ये गेम वाला है 205 जमा 425 125 और 270, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, 1025 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास पार्ट सी है टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन बोथ गेम डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग, तो अब हमने वो स्टूडेंट्स बताने हैं कि जिन्होंने गेम में, ये वाला आएगा, जिन्होंने गेम वाले में हिस्सा लिया है और वेब डिज़ाइनिंग वाले में हिस्सा लिया, तो गेम और वेब डिज़ाइनिंग वाले ढूंढने हैं हमने। ठीक है, तो ये सर्कल हमारे पास गेम वाला है और ये वाला वेब डिज़ाइनिंग वाला है, और इसमें कॉमन कौन सा हिस्सा आ रहा है, ये वाला जो आ रहा है ना 125 वाला, ये हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं, ये डब्ल्यू है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 125 ये गेम का भी हिस्सा है ना, 125 और 270 वाला आएगा। ठीक है, ये वाला 125 और 270 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे पास गेम में और वेब डिज़ाइनिंग में हिस्सा लिया है। इसी तरह हमारे पास द स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन द वेब डेवलपमेंट बट नॉट इन अप्लाइड रोबोटिक्स, जिन्होंने वेब डेवलपमेंट में हिस्सा लिया है लेकिन रोबोटिक्स में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट वाले हमने निकालने हैं, द स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन वेब डेवलपमेंट बट नॉट इन अप्लाइड रोबोटिक्स इज़ द सम ऑफ वैल्यू, तो इसमें हमने वो बताने हैं जिन्होंने वेब डेवलपमेंट में हिस्सा लिया और अप्लाइड रोबोटिक्स में नहीं लिया, तो ये आपको कैलकुलेशन करके दी, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन 3 कोर्सेज इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ऑल द वैल्यू इंक्लूडिंग द सर्कल, तो अब हमने वो स्टूडेंट्स निकालने जिन्होंने तमाम स्टूडेंट में हिस्सा लिया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जितने भी सर्कल के अंदर नंबर आ रहे हैं उन सबको आपने ऐड कर लेना। ठीक है, लेकिन ये आपने याद रखना कोई भी नंबर 2 टाइम्स नहीं ऐड करना। ठीक है, ये आपने याद रखना, मतलब एक जैसे ये आप करें ना, ये 205 आपने ए में ले लिया फिर जी में 205 लेंगे, नहीं, ऐसे अब इन सब को जमा करना है, टोटल की तादाद बतानी है अब हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की, हमारे पास जो है
सेट्स के अंदर, या ये जो हमने वेन डायग्राम के क्वेश्चन किए हैं, ये रियल लाइफ में हमारी कैसे मदद करते हैं उनको हमने देखना है। तो उसको करने से पहले हमारे पास यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है। द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज़ बेसिकली द साइज़ ऑफ अ सेट। कार्डिनैलिटी क्या होती है कि एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट पड़े हुए हैं, साइज़ ऑफ सेट के उसके अंदर जितने एलिमेंट पड़े हैं उनकी तो जो तादाद होती है उसको उसकी कार्डिनैलिटी बोलते हैं। फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट ए, द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट इज़ डिनोटेड बाय एन इंटू ए। तो कार्डिनैलिटी को हम एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास ए है 1 3 5 7 9 11। तो अगर आपने इसकी कार्डिनैलिटी बतानी है तो उसको हम लिखेंगे एन ऑफ ए, और क्या बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी 6 कार्डिनैलिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हम एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है और इंक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है उसको देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। तो दो सेट्स के लिए अगर हमने उनको नंबर्स को हमने शामिल करना है या नहीं करना, तो उसका हम फार्मूला कैसे याद करेंगे या कैसे निकाल सकते हैं। वो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि ए के अंदर जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो हम ये फार्मूले को यूज़ करते हुए ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बताया हुआ है कि ये क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इसी फार्मूले को दो टाइप्स में देखेंगे कि एक वो फार्मूला बनेगा जब ए और बी में कोई ना कोई चीज़ कॉमन है तो फिर ये फार्मूला लगेगा। अगर उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो ये सेट जो एलिमिनेट हो जाता है। आप आगे जाके देखेंगे हायर क्लासेस में। अगर दो सेट्स के दरमियान हमने ये कंडीशन बतानी है तो फिर ये करेंगे, और अगर सेट तीन हो जाते हैं तो फिर उसके लिए ए बी सी तीन सेट हैं और फाइनाइट सेट हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बनेगा एन इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो वो कैसे इक्वल आएगा, पहले ए के नंबर ऑफ़ एलिमेंट, फिर बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट, फिर सी के एलिमेंट है, फिर इन सब को प्लस करना है। उसके बाद क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी में जो आ रहे हैं और ए इंटरसेक्शन सी में आ रहे हैं और बी इंटरसेक्शन सी में आ रहे हैं, लहदा पहले ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, जो उनमें कॉमन आ रहे हैं उनको हम माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे जो इन तीनों में आ रहा होगा, सॉरी जो इन तीनों में कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इज़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से अगर हम तीन हमारे पास सेट्स आ जाते हैं तो उनकी हम एक्सक्लूजन या इंक्लूजन कैसे करेंगे, वो ये फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है। देयर आर 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब। तो एक स्कूल है उसके अंदर 98 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स क्लब में हिस्सा लिया। 58 स्टूडेंट्स ज्वाइन द स्विमिंग क्लब। तो 58 जो है उन्होंने स्विमिंग वाला क्लब ज्वाइन किया और 50 है ऐसे हैं जिन्होंने टग ऑफ वार वाला क्लब ज्वाइन किया। ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन बोथ गेम। तो हमने ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों में हिस्सा लिया होगा। तो सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट डिनोट कर लेते हैं, द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑफ क्लब ऑफ स्कूल। तो यूनिवर्सल सेट में हम टोटल 98 स्टूडेंट्स को कंसिडर कर लेते हैं। एक सेट ए बना लेते हैं, इसमें वो ले लेते हैं जिन्होंने स्विमिंग में हिस्सा लिया है, और बी में वो सेट ले लेते हैं जिन्होंने टग ऑफ वार में हिस्सा लिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट, नंबर ऑफ़ यूनियन कैसे करेंगे या टोटल काउंट उनका कैसे निकालेंगे, एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन यूनियन कैसे आएंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो जब इन दोनों को जमा करेंगे वही हमारे पास यू बनेगा। ठीक है, तो वो हमारे पास कितना है, 98 है। यूनिवर्सल सेट जो है 98 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट उसके अंदर जो है ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, वो 58 थे, और बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 50 हैं। तो हमने वो स्टूडेंट बताने हैं जो दोनों में हिस्सा ले रहे हैं, कि मतलब वो टग ऑफ वार में भी हिस्सा ले रहे हैं और स्विमिंग में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो अभी हम फार्मूला करके आए हैं, अब यही बताना है ना कि कितने किसी चीज़ में शामिल हो रहे हैं और कितने उससे निकल रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट हैं ए यूनियन बी, वो कितने हमारे पास, वो हमारे पास टोटल ये अभी हमने निकाला है, तो वो हमारे पास कितने 98। तो यहाँ पे हम 98 लिख लेंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए कितने थे 58, वो यहाँ पे लिख लेंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी कितने थे, वो 50 थे, वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमने ये बताना है जो ए और बी, हमने ये बताना है, ये वाला हमने बताना है कि जो ए और बी दोनों में हिस्सा लें, जो ए और बी दोनों में हिस्सा लें। तो इसको हमने ये आगे सॉल्व करके लिखा है, पहला ये हमारे पास फार्मूला है, तो हमने ये वाला बताना है। इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो ए और बी दोनों, ये और एंड होता था ना, एंड ए एंड डी एंड, तो ए में भी और बी में दोनों में हिस्सा ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ ए
नंबर ऑफ़ बी माइनस जो मतलब टोटल स्टूडेंट्स है उसको माइनस कर देंगे, तो वो कितने स्टूडेंट्स आएँ, 10 स्टूडेंट्स आएंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो स्विमिंग में भी और टग ऑफ वार दोनों में हिस्सा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, मिस्टर सलीम आ स्कूल टीचर हैज़ स्मॉल लाइब्रेरी इन हाउस कंटेनिंग 150 बुक्स हैं उसकी लाइब्रेरी में। ही हैज़ मेन कैटेगरी ऑफ बुक्स इस्लामिक बुक्स एंड साइंस बुक, तो उसने दो कैटेगरी की हुई हैं, इस्लामिक बुक्स हैं और साइंस बुक्स हैं। तो जो इस्लामिक बुक्स हैं वो 70 हैं और जो साइंस बुक्स हैं वो 90 हैं। देर आर 15 बुक्स दैट आर नाइदर बिलोंग टू इस्लामिक नॉर बिलोंग टू साइंस कैटेगरी, तो 15 ऐसी है जो ना इस्लामिक से बिलोंग करती हैं और ना जो है हमारे पास साइंस से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इस डाटा को लिखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। और उसके बाद उससे पूछा क्या हो मैंने बुक्स आर क्लासीफाइड फॉर बोथ इस्लामिक एंड कैटेगरी, तो वो आपने बताना है कि वो कितनी बुक्स हैं जो दोनों कैटेगरी में आती हूँ, मतलब इस्लामिक में भी आती हूँ और साइंस में भी आते हैं। तो वही है ना प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन और इंक्लूजन वाला। तो पहले एक यू सेट ले लेंगे जिसके अंदर टोटल बुक्स होगी, वो कितनी है 150, तो यहाँ पे हम इसको लिखते भी जाते हैं, साथ साथ आपको बताते जाते हैं। ए के अंदर वो सेट्स हैं जो इस्लामिक बुक्स हैं, बी वो सेट्स हैं जो हमारे पास साइंस में वो 90 हैं, और सी वो हैं जो ना इस्लामिक है ना साइंस वाली। तो हमने नंबर ऑफ़ एक्स जो है उसको नाम दे लेते हैं कि वो बुक्स जिनकी कैटेगरी साइंस और इस्लामिक दोनों में आती है वो हमने बतानी। तो यहाँ पे सिंपल हम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो टोटल बुक्स हमारे पास कितनी है, वो 96 है, 150 है। ठीक है, 70 बुक्स कितनी है जो इस्लामिक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमने एक्स बुक्स निकालनी है, ठीक है, जितनी कैटेगरी हमने जो इस्लामिक मतलब इस्लाम हो मैंने बुक्स क्लासीफाइड वो इस्लाम कितनी बुक्स हैं जो इस्लामिक में भी हो और साइंस में भी हो, तो हम क्या करते हैं उसको लेट कर लेते हैं कि वो एक्स है, तो 70 में से माइनस एक्स कर लेंगे तो वो हमारे पास बुक्स आ जाएंगी जो हमारे पास इस्लामिक है। और टोटल बुक्स भी कितनी थी हमारे पास, जो हमारे पास साइंस से बिलोंग करते हैं वो 90 थी, तो 90 में से उस एक्स तादाद को माइनस कर देते हैं। अब हमने ये बताना है कि इस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो ये दोनों में कॉमन है, ये हमने मालूम करना है कि वो इस्लामिक भी हो और वो इस्लामिक भी हो और वो साइंस वाले भी हों। ठीक है, तो ये कॉमन है दोनों में, 70 माइनस एक्स कर लेते हैं, 70 में से एक्स माइनस कर लेते हैं और 90 में माइनस एक्स कर लेते हैं, और ये दोनों में कॉमन है, ये इधर में से भी माइनस कर देते हैं, इधर में से भी माइनस कर देते हैं। ये वो कैटेगरी है जो किसी में भी नहीं आती, तो इसको क्या करेंगे, इन तीनों को सम करके इन चारों को सम करते हैं हम, 70 माइनस एक्स प्लस एक्स, 90 माइनस एक्स और प्लस 15 इज इक्वल टू 150 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल काउंट के इक्वल आ जाएगी। सारी किताबें हैं ना हमारे पास, तो इनको हमने एक्स मालूम करना है। ठीक है, तो इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 175 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 150, तो 150 को इधर लेंगे, एक्स उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो टोटल 25 बुक्स ऐसी होंगी जो हमारे पास इस्लामिक और साइंस कैटेगरी दोनों से बिलोंग करती होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5। इन अ कॉलेज 55 टीचर्स टीच मैथमेटिक्स, इन कॉलेज 45 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और फिज़िक्स पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ये टोटल तादाद दी हुई है टीचर्स की जो मैथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री बताते हैं। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, अगर आप आगे कहीं जॉब पे अप्लाई करेंगे कल को जब आप इधर से मतलब पढ़ जाएंगे तो ये आपको क्वेश्चन पूछे जाने एग्जाम्स में, तो इनको अच्छे तरीके से कोशिश करें समझ लें। हियर इज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट द टीचर्स हु टीच डिफरेंट सब्जेक्ट। टोटल स्टूडेंट उस्ताद कितने हमारे पास 45 है। 18 ऐसे जो मैथ पढ़ाते हैं, 12 ऐसे हैं जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं, 8 ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और 6 उनमें से ऐसे हैं जो मैथ और फिज़िक्स पढ़ाते हैं, दोनों पढ़ा सकते हैं, और 4 ऐसे हैं जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, 2 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो 2 ऐसे हैं जो मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा सकते हैं। हाउ मैनी टीचर्स टीच ऑल 3 सब्जेक्ट, तो हमने वो उस्ताद बताने हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो ये देखें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 6 ऐसे हैं जो मैथ और फिज़िक्स पढ़ाते हैं, 4 ऐसे हैं जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं, और 2 ऐसे हैं जो मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो अभी हम इसको अपने डाटे में लिखते हैं और देखते हैं कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स की तादाद इन कॉलेज में कर लेते हैं या स्कूल में। एम वो टीचर्स हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, पी वो हैं जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं, सी वो हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अब 3 सेट आ गए ना हमारे पास टीचर्स के, मैथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री वाले, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन और इंक्लूजन वाला लगाना, तो उसका ये फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एम यूनियन पी यूनियन सी। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, पहले लहदा इनके एलिमेंट आ जाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे और फिर प्लस कर देंगे इन तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्लास हो टोटल इंटरसेक्शन आर्क। तो अब हम सवाल को बनाते हैं, पहले ये हमने फार्मूला लिखा, अब सवाल बनाते हैं। तो टोटल कितने टीचर्स हैं जो तमाम सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, जो मैथ भी पढ़ा सकते हैं, फिज़िक्स भी पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं, उनका आपका यूनियन 45 के कुल आ जाएगा। ये वो टीचर्स हैं जो मैथ पढ़ाते हैं वो 18 हैं, फिज़िक्स पढ़ाते हैं वो 12 हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो 8 हैं, और वो जो मैथ और फिज़िक्स दोनों पढ़ाते हैं वो 6 हैं, और जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो 4 हैं, और जो मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो 2 हैं। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना, ये सारी वैल्यूज़ को उठाएं, इनके अंदर पुट कर दें। ठीक है, तो हमने वो बताना है जो मैथ और हमारे पास किसको पढ़ाते हैं। हमने फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ टीचर हु टीच ऑल द सब्जेक्ट्स, एक मिनट, वो हमने वो बताना है जो तमाम तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे। तो इसका मतलब हमने तीनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला था, ठीक है, हमने ये चीज़ मालूम करनी है, इंटरसेक्शन वाला मालूम करना है। तो अब क्या करते हैं जनाब, इसको हमारे पास इसको इधर रहने देते हैं, इन सब को उठाएं इधर ले आएँ। ठीक है, ये इधर रहेगा, ये इधर आके माइनस सारे हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो तीनों माइनस वाले थे ये इधर आके तीनों प्लस वाले हो जाएंगे। इसको हमने इधर ही रहने दिया, बाकी सारों को उठा के उधर ले गए। तो यहाँ पे ये जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं टीचर, टोटल तादाद वो लिख दी। ये मैथ वाले आ गए, ये फ़िज़िक्स वाले आ गए, ये केमिस्ट्री वाले आ गए, और उसके बाद ये हमारे पास मैथ और फिज़िक्स जो पढ़ाते हैं वो आ गए, ये फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री वाले आ गए, और आगे हमारे पास मैथ और केमिस्ट्री वाले आ गए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास जो टोटल 19 टीचर्स हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास अ सर्वे ऑफ 130 कस्टमर इन अ शॉपिंग मॉल हु कंडक्टेड इन विच दे वर आस्क अबाउट बाइंग प्रेफरेंसेस। तो 130 कस्टमर हैं वो शॉपिंग मॉल गए हैं, उनसे उनकी प्रेफरेंसेस पूछी जा रही हैं कि आप क्या पहले ख़रीदना चाहेंगे। तो वो बताना चाहते हैं कि 52 कस्टमर 57 कस्टमर ऐसे हैं जो गारमेंट्स ख़रीदना चाहते हैं, 50 कस्टमर ऐसे हैं जो कॉस्मेटिक्स ख़रीदना चाहते हैं, 46 ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदना चाहते हैं, 31 कस्टमर ऐसे हैं जो गारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स दोनों ख़रीदना चाहते हैं, 25 ऐसे हैं जो गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदना चाहते हैं, 21 ऐसे हैं जो कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदना चाहते हैं, और 12 कस्टमर ऐसे हैं जो तमाम चीज़ें ख़रीदते हैं, गारमेंट्स भी, कॉस्मेटिक्स भी और इलेक्ट्रॉनिक्स भी। हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी कस्टमर बॉट एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमने पहले वो बताना है हो कितने कस्टमर हैं जो कम अज़ कम उन प्रोडक्ट्स में से जो मतलब गारमेंट्स भी ख़रीदे, कॉस्मेटिक्स ख़रीदे या इलेक्ट्रॉनिक्स भी ख़रीदे। उसके बाद हाउ मैनी कस्टमर बॉट ओनली वन प्रोडक्ट, कौन से ऐसे हैं जो एक प्रोडक्ट सिर्फ ख़रीदते हैं, गारमेंट्स ख़रीदते हैं, कॉस्मेटिक्स ख़रीदते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदते हैं। ठीक है, उसके बाद है हाउ मैनी कस्टमर डिड नॉट बाय एनी ऑफ 3 प्रोडक्ट्स। तो कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं ख़रीदते, ठीक है, जो बस विंडो शॉपिंग करने आए हुए हैं। लेट यू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर नाम दे देते हैं। जी वो हैं जो गारमेंट्स ख़रीदते हैं, सी कॉस्मेटिक्स वाले ख़रीदने वाले, और ई से इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदने वाले। तो यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर कितने थे, 130 थे। तो वो हम नंबर ऑफ़ यूनियन इनका लेंगे तो वो हमारे पास 130 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 130 हमने यू की वैल्यू बना ली। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन यू 30, गारमेंट्स वाले कितने 57, और कॉस्मेटिक वाले कितने 50 हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कितने 46। अब वो जो गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदते हैं वो 31 है, जो गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदते हैं, गारमेंट और कॉस्मेटिक ख़रीदते हैं वो 31 है, गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदते हैं वो 25 है, और जो कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक ख़रीदते हैं वो 21 है। और जो तीनों ख़रीदते हैं मतलब गारमेंट्स भी ख़रीदते हैं, कॉस्मेटिक्स भी ख़रीदते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी ख़रीदते हैं वो 12 है हमारे पास। वी वांट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर हु हैव बॉट एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। हमने वो ख़रीदने हैं जिन्होंने कम से कम एक प्रोडक्ट इनमें से ख़रीदी हो, गारमेंट्स में से, कॉस्मेटिक्स में से या इलेक्ट्रॉनिक्स में से। तो हमने बेसिकली क्या मालूम करना है, यूनियन मालूम करना है। और आ जाए तो ये आपने याद रखना है कि हमने यूनियन मालूम करना है। तो इन तीनों के लिए हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का फार्मूला हम लिखेंगे, और यही चीज़ हमने मालूम करनी है। इन सब की जगह पे आप इनकी वैल्यू पुट कर दें, वो 88 बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर हो बॉट ओनली गारमेंट्स। तो अब हमने वो बताने जो सिर्फ गारमेंट्स खरीदेंगे। तो ये थोड़ा सा हमारे पास समझने की बात है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो जो गारमेंट्स खरीदेंगे सबसे पहले आपने टोटल वो लिखना है जो टोटल एन ऑफ जी। अब जी का जिस चीज़ के साथ रिलेशन है वो आप लिखेंगे। गारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स जो खरीदते हैं वो आप लिख लेंगे, गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो खरीदते हैं वो लिख लेंगे। जिसके अंदर भी हमारे पास ये जो कंडीशन आपने बताई है ना, ये जितनी भी है जिनके अंदर जी आ रहा है हमने वो सारे उठाने, यहाँ से लेकर यहाँ तक जिन जिन के अंदर जी आ रहा है। ठीक है, लेकिन किस तरह से उठाने हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन जी। ठीक है, उसके बाद
हमने माइनस कर देना है जो गारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं वो, फिर हमने माइनस कर देना है जो गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं वो, और उसके बाद क्या कर देना है इसमें प्लस कर देना है जो तीनों खरीदते हैं, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमने क्या करना है, जो एन ऑफ जी है और जो तीनों खरीदते हैं उन दोनों को प्लस करना है, और जी का जिस जिस दूसरे के साथ रिलेशन है उन दोनों को माइनस करना है। तो टोटल 13 ऐसे हैं जो हमारे पास सिर्फ गारमेंट्स खरीदते हैं। इसी तरह जो कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं सिर्फ अगर वो निकाल लें तो यहाँ पे सिर्फ कॉस्मेटिक्स वाले वो और जो तीनों खरीदते हैं उन दोनों को जमा कर लें, और कॉस्मेटिक्स का जिस जिसके साथ रिलेशन है उन दोनों को माइनस कर दें, ठीक है। तो वो हमारे पास टोटल 10 कस्टमर बन जाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो खरीदते हैं तो आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और जो तीनों चीज़ें खरीदते हैं वो उन दोनों को प्लस करना है पहले, ठीक है, और उसमें से जी का जिस जिसके साथ रिलेशन है उन दोनों को माइनस कर देना। तो आपके पास वो वाले कस्टमर आ जाएंगे जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि देर फॉर कस्टमर बॉट ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो कितने कस्टमर हैं जो एक एक चीज़ खरीदते हैं, ठीक है। ये सिर्फ वो हैं जिन्होंने हमारे पास क्या खरीदी है, गारमेंट्स खरीदी हैं। ये वो हैं हमारे पास 10 ऐसे हैं जिन्होंने कॉस्मेटिक्स खरीदी है, और 12 ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पास कॉस्मेटिक खरीदी। तो 35 हैं वो हमारे पास जिन्होंने एक एक चीज़ खरीदी है, ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ कस्टमर सर्वेड 130 एंड 88 कस्टमर बट एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट गारमेंट्स, ठीक है, ये उसने डिटेल बता दी, ठीक है। तो अगर हमने वो बनाने आप जो कुछ भी नहीं खरीदते, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें से जो टोटल हमारे पास है, अब हमने ये जो आंसर निकाला हुआ है गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इन्होंने तीनों चीज़ें खरीदी थी, ये हमारे पास पड़े हुए हैं, ये हमारे पास पड़े 88, इन्होंने सब चीज़ें खरीदी। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो आ जाएंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल में से हम इन 88 को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएंगे हमारे पास कस्टमर जिन्होंने कुछ भी नहीं खरीदे, जो जनाब विंडो शॉपिंग करने आए हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3.2 के लिए जो एग्जांपल यूज़ होने हैं उनको आज सॉल्व किया। आई होप आपको इनकी बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम 3.2 को स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।